जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एनसीईआरटी की नई पुस्तक मल्लार कक्षा 7 के अभ्यास प्रश्न पत्र के बारे में बात करेंगे। यह वार्षिक परीक्षा का अभ्यास प्रश्न पत्र है 2025-26 और ये 2.5 घंटे का पेपर होगा और पूर्णांक होंगे इसमें, यानी कि जो टोटल नंबर का होगा 60 नंबर का होगा। ठीक है, 2.5 घंटे यानी कि 150 मिनट में आपको एक प्रश्न पत्र पूरा करना होगा। इस प्रश्न पत्र में हर एक प्रश्न के सामने कितने नंबर का वह प्रश्न है, मतलब कितने नंबर का वह प्रश्न है, उसके सामने अंक दिए गए हैं। आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि वह प्रश्न कितने नंबर का है। ठीक है, तो आप इस हमारी वीडियो में अंत तक बने रहिए और आपके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक और ज्ञानवर्धक होगी, जिससे आप है ना हिंदी का पेपर अच्छा कर सकते हो, आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं हिंदी में और आप अच्छे परसेंटेज से अपनी कक्षा में पास हो सकते हो। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आएगा आपका अपठित गद्यांश, यानी कि आपको इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अब वह टोटल 5 नंबर का होगा। इसमें 5 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। ठीक है, तो इसमें पहला एक गद्यांश इसको पढ़ लेते हैं। बेटा जब भी आप गद्यांश को पढ़े, एक बार पढ़े, फिर प्रश्न देख पढ़े, फिर दोबारा से क्वेश्चन को पढ़े और फिर उसके उत्तर दे। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि उस प्रश्न का उत्तर क्या है। ठीक है, और आप में उस पैराग्राफ में या उस प्रश्न पत्र मतलब प्रश्न में जो भी कीवर्ड है उसको अंडरलाइन कर ले। ठीक है बेटे, चलो देखते हैं पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं। समय का सदुपयोग ही सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति समय के महत्व को समझता है वह जीवन में कभी असफल नहीं होता। विद्यार्थी जीवन में समय का और भी अधिक महत्व है। यदि इस आयु में समय नष्ट किया जाए तो भविष्य अंधकार में हो जाता है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, जो हमें समय का मूल्य समझने से रोकता है। अतः हम एक समय सारणी बनाकर अपने कार्यों को पूरा करना चाहिए। ठीक है बेटा, ये पैराग्राफ था, यानी कि अनेक था गद्यांश। अब इसके प्रश्न पढ़ते हैं, फिर देखते हैं किसका उत्तर क्या होगा। और मैंने हर एक प्रश्न के बाद उसके उत्तर भी लिख रखे हैं, जिससे आपको आसानी हो जाए प्रश्न पत्र को हल करने में। ठीक है, पहला क्वेश्चन, सफलता की कुंजी क्या है। इसमें 4 ऑप्शन होंगे, का, धन, ख समय का सदुपयोग, घ आलस्य और घ शक्ति। तो सबसे सटीक उत्तर है समय का सदुपयोग, तो उत्तर इसका होगा ख। तो समय का सदुपयोग हमें करना चाहिए अपने जीवन में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो आप, किसका भविष्य अंधकार में हो जाता है। पहला ऑप्शन जो समय नष्ट करता है, दूसरा ऑप्शन जो मेहनत करता है, तीसरा ऑप्शन जो पढ़ता है, चौथा ऑप्शन जो खेलता है। तो इसमें किसका भविष्य अंधकार में होता है, जो समय नष्ट करता है। इसका उत्तर ये होगा का, जो समय नष्ट करता है उसका जीवन अंधकार में हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखो, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। पहला ऑप्शन समय, दूसरा मित्र, तीसरा आलस्य, चौथा कार्य। तो इसमें सटीक है आलस्य, इसका उत्तर ग होगा आलस्य। चौथा प्रश्न देखें, हमें अपने कार्यों को कैसे पूरा करना चाहिए, यानी कि हमें अपने कार्यों को पूरा करना किस तरह से करना चाहिए। इसमें 4 ऑप्शन है, धीरे धीरे, समय सारणी बनाकर, दूसरे के भरोसे, कभी नहीं। तो इसका उत्तर है समय सारणी बना, यानी खा, हमें समय सारणी बनाकर कार्य पूरा करना चाहिए। आखिर का क्वेश्चन है बेटे, क्वेश्चन नंबर 5, इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विद्यार्थी जीवन, आलस्य, समय का महत्व या शत्रु। तो उचित शीर्षक है इसका समय का महत्व। ठीक है बेटे, इस तरह से हम सोल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 1 काव्यांश है, यानी अपठित काव्यांश, जो हमने नहीं पढ़ा पहले, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पढ़ते इसको ये भी 5 नंबर का होगा। इस तरह से पढ़ते हम, देखो, सच्चाई विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ करते हैं, संकट का चरण न घते हैं। ठीक है बेटा, ये था हमारा एक काव्यांश, एक कविता। अब इसके प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, विपत्ति आने पर कौन डर जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे, पहला वीर, दूसरा कायर, तीसरा ज्ञानी, चौथा
बालक। तो इसमें विपत्ति आने पर यानी कि मुसीबत आने पर कौन डरता है? कायर। इसका सही उत्तर है ख, कायर। दूसरा प्रश्न देखिए, सूरमा विपत्ति में क्या नहीं खोते? तो इसमें भी चार ऑप्शन है। धन नहीं खोते, दूसरा धीरज नहीं खोते, तीसरा वस्त्र, चौथा रास्ता। जो सूरमा होते हैं, वीर होते हैं, विपत्ति या मुसीबत आने पर वो धीरज नहीं खोते, धैर्य। ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए बेटे, वीर पुरुष कांटों में क्या बनाते हैं? चार ऑप्शन होंगे, घर, बाग, राह, दीवार। तो जो वीर पुरुष होते हैं, जो बहादुर पुरुष होते हैं, मनुष्य होते हैं, लोग होते हैं, वो राह बनाते हैं। राह मतलब रास्ता बनाते हैं, कांटों में भी रास्ता बना देते हैं। ठीक है बेटे। चौथा प्रश्न देखिए बेटे, विचलित शब्द का अर्थ क्या है? इसमें चार ऑप्शन है, स्थिर रहना, डगमगाना, हंसना, रोना। यानी कि विचलित हो जाना, परेशान हो जाना। तो इसका उत्तर है खा, डगमगा जाना। ठीक है बेटे। विघन, पांचवा देखो, विघन का समानार्थक शब्द क्या है? यानी कि पर्यायवाची। विघन यानी बाधा, मुसीबत। तो इसका उत्तर चार ऑप्शन होंगे, बाधा, सुविधा, सरल, विजय। तो इसका सटीक उत्तर बाधा। ठीक है बेटे। इस तरह से हमारे दो प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। एक अपठित गद्यांश होगा और एक अपठित काव्यांश होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। ठीक है बेटे। तो यह पठित गद्यांश, निम्नलिखित गद्यांश पाठ नहीं होना बीमार से लिया गया है, इसे पढ़ना है, फिर इसके उत्तर देने हैं। तो ये भी 5 नंबर का होगा। ठीक है, पढ़ लेते हैं। कुछ रोज बाद एक दिन मेरा स्कूल जाने का मन नहीं किया। मैं होमवर्क भी नहीं किया था, मतलब कि मैंने होमवर्क भी नहीं किया था। स्कूल जाता तो जरूर सजा मिलती। मैंने सोचा बीमार पड़ने के लिए आज का दिन बिल्कुल ठीक रहेगा। चलो बीमार पड़ जाते हैं। मैंने मैं रजाई से निकला नहीं। नानी जी उठाने आई तो मैंने कहा मैं आज बीमार हूँ। क्या हो गया? नानी ने पूछा। तो मैंने बोला मेरे सर में दर्द हो रहा है, पेट में भी दुख रहा है और मुझे बुखार भी है। फिर नानी यह सुनकर चली गई। ठीक है, ये था पैराग्राफ जो हमारी पाठ्य पुस्तक मल्हार से लिया गया है और पाठ का नाम है नहीं होना बीमार। अब इसके प्रश्न देखते हैं बेटे, आओ। पहला, लेखक का स्कूल जाने का मन क्यों नहीं कर रहा था? तो उसमें चार ऑप्शन दे रखे, तेज बुखार था, दूसरा उसने होमवर्क पूरा कर लिया था, तीसरा स्कूल जाने पर सजा मिलने की आशंका थी, चौथा उसे खेलना था। तो इसका सबसे सटीक आंसर हुआ सी, यानी कि स्कूल जाने पर सजा मिलने की आशंका थी क्योंकि उसने स्कूल का काम नहीं किया था। दूसरा देखो, लेखक ने स्कूल न जाने के लिए क्या उपाय सोचा? इसमें चार ऑप्शन रखे, छुट्टी का आवेदन देना यानी कि प्रार्थना पत्र देना, नानी जी से बहस करना, दूसरा, तीसरा बीमार पड़ने का नाटक करना, चौथा देर से उठना। तो सबसे सटीक है तीसरा, कि बीमार पड़ने का नाटक करना। इसने यह उपाय सोचा लेखक ने। ठीक है। तीसरा देखो, नानी जी के पूछने पर लेखक ने क्या कहा? मुझे स्कूल नहीं जाना, पहला ऑप्शन। दूसरा, मैं आज बीमार हूँ। तीसरा ऑप्शन, मुझे नींद नहीं आ रही। चौथा ऑप्शन, मुझे छुट्टी चाहिए। तो सबसे सटीक है बी, यानी कि मुझे आज मैं आज बीमार हूँ। ठीक है बेटे। अगला देखो, चौथा, लेखक ने अपनी बीमारी के कौन कौन से लक्षण बताए? पहला, खांसी और सर्दी, दूसरा सिर दर्द, पेट दर्द और बुखार, तीसरा आंखों में दर्द, चौथा हाथ पैर में दर्द। तो सबसे सटीक है बी, कि सिर दर्द, पेट दर्द और बुखार का बहाना बनाया। पांचवा क्वेश्चन देखो, लेखक के बीमार पड़ने की योजना का परिणाम क्या हुआ? तो इसमें चार ऑप्शन है। पहला, नानी जी ने तुरंत दवा दे दी, दूसरा, उसे स्कूल भेज दिया गया, तीसरा, नानी जी चली गई, चौथा, डॉक्टर बुलाया गया। तो नानी जी क्या हुआ इसका, कि नानी जी वहां से चली गई। तो सी। ठीक है। अब देखो प्रश्न नंबर 4, ये पठित पद्यांश है यानी कि काव्यांश, कविता होगी जो हमारी पाठ्य पुस्तक मल्हार से ली गई है। पाठ का नाम है वर्षाबहार। ठीक है, आपको इसके प्रश्न ध्यान से पढ़ने और फिर उत्तर देने। पहले हम कविता को ध्यान से पढ़ेंगे, यह भी 5 नंबर की होगी। ठीक है बेटे। पहला देखो, मतलब कविता को पढ़ते हैं पहले। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है,
बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतर सुंदर, गाते हैं गीत कैसे लेते किस मनहर, इस भांति ये अनोखी वर्षा बहार पर सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। तो अब पढ़ते, पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखें, कविता में सौरभ उड़ा रहा है पंक्ति का क्या आशय? पहला ऑप्शन हवा का तेज बहना, दूसरा फूलों की खुशबू का फैलना, तीसरा पक्षियों का उड़ना, चौथा बादल का गरजना। तो सबसे सटीक है बी, दूसरा ऑप्शन, फूलों की खुशबू का फैलना। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखें। और कविता के अनुसार वर्षा से बागों में क्या परिवर्तन होता है? पहला सन्नाटा छा जाता है, दूसरा ऑप्शन बाग सूख जाते हैं, तीसरा ऑप्शन आनंद और हरियाली फैल जाती है, चौथा बाग उड़ जाते हैं। तो सबसे सटीक है तीसरा, यानी कि आनंद और हरियाली फैल जाती है। ठीक है बेटे, अगला प्रश्न देखें। कविता में किसान किस अवस्था में दिखाई देते हैं? पहला ऑप्शन दुखी और निराश, तीसरा चिंता और परेशान, तीसरा प्रसन्न और उत्साहित, चौथा थका हुआ। तो सबसे सटीक है तीसरा, प्रसन्न और उत्साहित दिखाई देते हैं। चौथा प्रश्न देखिए अगला, वर्षा बहार कविता में वर्षा को कैसी बताया गया है? विनाशकारी, अनोखी या जीवनदायिनी, तीसरा भयावह, चौथा व्यर्थ। तो इसमें सबसे सटीक है बी, यानी दूसरा, अनोखी और जीवनदायिनी बताया गया है। इस कविता का काव्यांश का पांचवा प्रश्न देखें। कविता के अनुसार सारे जगत की शोभा किस पर निर्भर है? पहला सूर्य पर, दूसरा चंद्रमा पर, तीसरा हवा पर, चौथा वर्षा पर। तो सबसे सटीक है वर्षा पर, डी। ठीक है, अब डी लगाएंगे। अगला अगला प्रश्न 5 देखते हैं। ये व्याकरण आधारित प्रश्न है बेटे, सही उत्तर का चयन करना है। पहला प्रश्न देखिए, अन्याय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आपको उपसर्ग बताने। उपसर्ग वो होते हैं जो मूल शब्द के आगे लगते हैं। ठीक है बेटे, जो मूल शब्द के आगे लगते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा अन्याय, आय। ठीक है, पहला अन्याय दे रखा, तो ये मूल शब्द ये अन्याय हो गया, तो इसके आगे क्या लग गया? आ। ठीक है, ये उपसर्ग हो गया, तो इसका सटीक उत्तर होगा 4 ऑप्शन में खा, यानी कि आ, अन्याय। ठीक है बेटे, अगला प्रश्न देखें। मिठास शब्द में प्रत्यय बताइए। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो मूल शब्द के पीछे जुड़ते हैं, पीछे लगते हैं। ठीक है, यहाँ पर मिठास है। ठीक है, मिठास दे रखा, मिठास, तो क्या है? मीठे, मिठा के पीछे आस लगा हुआ है, तो बेटे इसका क्या हुआ? प्रत्यय आस, यानी कि खा। ठीक है, इसका उत्तर खा होगा। अगला देखिए प्रश्न, पीताम्बर में कौन सा समास है? ठीक है, पीताम्बर शब्द बताना है, इसमें कौन सा समास है? तो जो शब्द तीसरे अर्थ की ओर, यानी जो वाक्य या वाक्यांश या शब्द जो तीसरे अर्थ की ओर, तीसरी ओर अपना अर्थ इंकित करे, यानी कि कोई तीसरा और अर्थ निकले, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो पीताम्बर जो पीले वस्त्र को धारण करने वाला, पीले वस्त्र को पीताम्बर, पीला वस्त्र कौन को धारण करता है? ठीक, श्री कृष्ण। ठीक है, तो तीसरे शब्द की ओर या तीसरे की ओर अर्थ निकला है, तीसरे अर्थ की ओर, तो व्यय क्या होगा? पीताम्बर, बहुव्रीहि समास से बहुव्रीहि समास कहेंगे। इसका उत्तर खा होगा। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या है? ठीक है, तो चौथा है विद्या जमा आरती, पहला, दूसरा विद्यार्थी, विद्या जमा आरती या विद्यार्थी। ठीक है, ठीक है, तो इसका सबसे सटीक है पहला, विद्यार्थी। ठीक है बेटा, संधि है। ठीक है, स्वर संधि का है ये, स्वर संधि में। ठीक है, आपको देखेंगे जब आप संधि पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि विद्यार्थी किस तरह से बना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है विद्यार्थी। ताजमहल कौन सी संज्ञा है?
यहाँ पर बताना जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो ताजमहल जाति मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि वह एक ही है जो किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, जगह विशेष की ओर अंकित करती है, वह व्यक्तिवाचक संधि होती है। ठीक है बेटा। तो ताजमहल क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला देखिए, वह खेल रहा है में वह क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम क्रिया है, यानी कि वह। तो सर्वनाम है गा, क्योंकि वह खेल रहा है। संज्ञा और सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। वह खेल रहा है, तो हम यहाँ ये है सर्वनाम। अगर हम यहाँ पर किसी का नाम होता, तो जैसे रोहित खेल रहा है, तो रोहित एक संज्ञा होगी, संज्ञा की जगह हमने सर्वनाम प्रयोग करा, वह, तो वह सर्वनाम यानी कि सबका नाम। ठीक है बेटे। तो आगे देखो, सुंदर लड़की में विशेषण शब्द कौन सा है? ठीक है, लड़की है, सुंदर है, या कोई नहीं, तो सब इसका अर्थ है सुंदर। अगला प्रश्न देखिए, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? ठीक है, गगन, पाताल, नीरज या दिनकर। आकाश यानी आसमान, आसमान गगन। ठीक है, तो आकाश का क्या है पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द? गगन। अमृत का विलोम शब्द क्या है? अमृत का विलोम बताना। सुधा है, विष है, पानी है, मीठ है। अमृत का होता है विष। ठीक है, ठीक है बेटा, क्या होता है? विष, जहर। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 10, चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, तालु है, मूर्धन्य है, दंत है। ठीक है, चा, चा किससे बोला जाता है? तालु से, तो इसका खा है उत्तर। ठीक है ना। अब 11 देखो, पत्ता का तत्सम रूप क्या होगा? पत्ता, पत्र होगा, पादप होगा, पुष्प होगा, या पत्ती होगा। तो इसका सटीक है तो पत्ते का क्या होता है? पत्र। ठीक है बेटा, तो आप क्या लगाएंगे? पत्र यानी का। आगे देखो, बा, राम ने रावण को मारा में ना कौन सा कारक है? कर्म है, कर्ता है, कर्ण है, प्रधान है। तो कर्ता कारक है, राम ने। ठीक है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, इस तरह से आप पता करेंगे, आपको कारक आते होंगे तो आप आराम से इसे लगा देंगे या पहचान लेंगे। तो इसमें खा, उत्तर कर्ता कारक। लड़का का बहुवचन क्या होगा? लड़कों, लड़के, लड़कियां या लड़के। तो बहुवचन होता है एक से अधिक, एक से ज्यादा। तो लड़के, लड़का यानी कि लड़के, इसका उत्तर लड़के होगा। अगला देखो, 14, वह कल जाएगा में कौन सा काल है? ठीक है, जाएगा। ठीक है, खाता है, जाता है, पीता है, तो वर्तमान काल हो गया। खाता था, पीता था, जाता था जिसमें आ जाते हैं भूतकाल। ता है जिसमें आता है वर्तमान काल, ये वर्तमान काल होता है। और था में भूतकाल, और गा में भविष्य काल। ठीक है बेटे, ये भविष्य काल, तो इसे कौन सा काल होगा? भविष्य काल, इसका गा उत्तर होगा। पानी का लिंग क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, उभयलिंग है। तो पानी का क्या है? पुल्लिंग। पानी क्या है? पुल्लिंग। ठीक है बेटे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो आपने पढ़े हैं वही। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 5 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, टोटल 10 नंबर के होंगे। ठीक है, पहला प्रश्न, नहीं होना बीमार, कहानी के अनुसार लेखक ने स्वस्थ रहने के क्या उपाय बताए हैं? तब आप उत्तर लिखेंगे, हमने पाठ पढ़ रखा है, हमें याद है, तो हम आराम से लिख देंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा, लेखक के अनुसार स्वस्थ रहने के लिए हमें अपनी आदतों में सुधार करना चाहिए। शुद्ध पेयजल, ताजी हवा, संतुलित भोजन और नियमित व्यायाम हमारे शरीर को रोगों से दूर रखते हैं।
यदि हम एक अनुशासित दिनचर्या अपनाएंगे तो हम कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखें, गिरधर कविराय की कुंडलियों में बिना सोचे समझे काम करने का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर होगा, जो व्यक्ति बिना सोचे समझे कोई भी काम कर देता है उसे बाद में पछताना ही पड़ता है। ऐसे लोग अपना काम तो बिगाड़ते ही हैं, साथ में समाज में उनका मजाक भी उड़ाया जाता है, मजाक बनाया जाता है। यानी जब हम जल्दबाजी में या बिना सोचे कोई कार्य करते हैं, काम करते हैं, तो उसका परिणाम अक्सर गलत ही निकलता है। जल्दबाजी में किया गया काम हमेशा बेकार ही होगा, तो काम सोच समझ कर करना चाहिए। ठीक है, इससे न केवल हमारा काम असफल होता है, मतलब हमें असफलता मिलती है, बिगड़ जाते हैं हम, उससे हमारी छवि भी यानी कि इमेज भी खराब होती है। आगे देखो, तीसरा प्रश्न, बिरजू महाराज का साक्षात्कार लेने वाले विद्यार्थियों ने उनसे उनके बचपन में के बारे में क्या पूछा था? तो साक्षात्कारताओं ने, जो विद्यार्थी साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू ले रहे थे, तो उन्होंने पूछा था क्योंकि बिरजू महाराज जी से उनके बचपन के रियाज यानी अभ्यास, उनके लिए जो उनके गुरु भी थे के साथ बिताए गए समय, शुरुआती संगीत और नृत्य की शिक्षा तथा उस दौर की कठिनाइयों के बारे में पूछा था। ये सब बातें आप लिखेंगे। आगे देखो, चिड़िया कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? तो आप उत्तर लिखेंगे, चिड़िया कविता के माध्यम से कवि स्वतंत्रता और स्वाभिमान का संदेश देना चाहते हैं। कविता बताती है कि सोने का पिंजरा और पकवान किसी भी जीव को वह सुख ही नहीं दे सकते। खुले आसमान में आजादी में उड़ने में जो उन्हें खुशी मिलती है वो पिंजरे में रह के नहीं मिल सकती। सबको अपनी स्वतंत्रता प्यारी होती है। अगर मान लो किसी को घर में बंद करके रख दिया जाए तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, वह अपने आप को बंधा बंधा सा महसूस करेगा। ठीक है, ऐसे पक्षी होते हैं, उन्हें भी स्वतंत्र घूमना उड़ना पसंद है खुले आसमान में। अगला प्रश्न देखो, मीराबाई अपने पदों में कृष्ण से क्या प्रार्थना करती है? तो इसमें बताना है, मीराबाई कृष्ण से प्रार्थना करती है कि वे उन्हें अपनी दासी बना ले, वे उनकी सेवा करना चाहती है, उनके लिए बाग लगाना चाहती है और उनकी महिमा गाकर उनके दर्शन का सुख पाना चाहती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 7, किताब और मोबाइल के मध्य संवाद को लिखिए। संवाद लिखा है जो आपस में बातचीत होती है दो लोगों के, दो व्यक्तियों के बीच में, तो वही है। तो किताब और मोबाइल आप इमेजिन करेंगे, किताब और मोबाइल यानी कि आप कल्पना करेंगे कि आपस में बात कर रहे हैं, तो ये किस तरह की बात करेंगे? किताब, नमस्ते मोबाइल भाई, आजकल तो तुम ही बच्चों के सबसे प्रिय बने हुए हो। मोबाइल, हाँ किताब है, समय बदल रहा है, मुझमें सारा ज्ञान और मनोरंजन एक क्लिक पर उपलब्ध है। किताब, यह तो सच है, पर मेरी गहराई और सुकून का क्या? मुझमें खोकर बच्चे जो कल्पनाशीलता सीखते हैं वे तुम्हारे छोटे पर्दों पर धुंधली हो जाती है। आपस में बात कर रहे हैं इस तरह से। मोबाइल उत्तर देता है फिर, मोबाइल, मैं मानता हूँ पर मैं बहुत उपयोगी हूँ। ऑनलाइन पढ़ाई और सूचनाओं के लिए मेरी जरूरत सबको पड़ती है। बच्चे ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो मेरे माध्यम से ही लेते हैं। आप अपने आप भी जोड़ सकते हो, ऐड कर सकते हो। आपके मन में जो भी विचार आ रहे हो आप अपने अनुसार भी उसे लिख सकते हो बच्चों। ठीक, किताब उत्तर देगी, उपयोगिता अपनी जगह है पर ज्ञान का असली आधार आज भी मैं ही हूँ। बच्चे को हमारा संतुलित उपयोग करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से दोनों किताब और मोबाइल के बीच में संवाद हुआ, बातचीत हुई। तो आपको संवाद हमेशा ऐसे ही लिखना है। आप अपने सोच समझ के संयम के साथ, संयम मतलब एक व्याकरणिक भाषा में लिखेंगे। ठीक है बेटे, कोई कहीं से भी कोई सा भी आ जाए संवाद, दो दोस्तों के बीच में संवाद आ जाए, छात्र और अध्यापक के बीच में संवाद आ जाए, बेटे और माँ के बीच में संवाद आ जाए, सब्जी वाले और मतलब फल विक्रेता या सब्जी वाला या फिर अन्य आम लोग के बीच संवाद आ जाए, तो आपको इस तरह से कल्पना करके लिखना है। ठीक है, आगे देखो अगला प्रश्न, मेरा प्रिय त्योहार अथवा पर्यावरण प्रदूषण विषय पर अनुच्छेद लिखिए, यानी एक पैराग्राफ जो आप इंग्लिश में बोलते हैं। ये भी 5 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 5 नंबर का। तो देखते हैं, आप इस तरह से लिख सकते हैं पर्यावरण प्रदूषण पर कि पर्यावरण प्रदूषण आज संपूर्ण विश्व के लिए गंभीर चुनौती है। मानव की बढ़ती जरूरतें और जंगलों की कटाई ने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रहे हैं। प्रदूषित हवा से सांस की बीमारियां बढ़ रही हैं
और ग्लेशियर पिघल रहे हैं। यदि हमें आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ जीवन देना है तो हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे। प्रदूषण फैलने वाली गतिविधियों पर अंकुश लगाना होगा, यानी प्रतिबंध लगाना होगा, न बंद करना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। आप सोच समझ के इस तरह से पैराग्राफ लिखेंगे बेटे, आप आराम से लिख सकते हो, बहुत आसान है। इतना ध्यान रखिए कि अनुच्छेद और निबंध में अंतर होता है। निबंध हेडिंग में भी आप लिख सकते हो, लेकिन जो अनुच्छेद होगा वो एक ही पैराग्राफ में लिखना होता है आपको। ये बातें ध्यान रखिए, इसमें हेडिंग नहीं लिखते अनुच्छेद में, वो जो हेडिंग लिखते हैं वो निबंध में लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। बीमारी के कारण अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। ये भी 5 नंबर का होगा। ठीक है, आप इस तरह से लिखते हैं बीमारी के लिए, आप इस तरह से लिखोगे। सेवा में प्रधानाचार्य जी, आपके विद्यालय का नाम यहाँ पर आ जाएगा, शहर का नाम यहाँ पर आ जाएगा। विषय आएगा, फिर विषय जरूर लिखे। ये औपचारिक पत्र है, ठीक है। अनौपचारिक पत्र में विषय नहीं आता, लेकिन औपचारिक पत्र में विषय आता है, जरूर जिसे आप लिखे। अधिकतर बच्चे नहीं लिखते, ठीक है, तो गलतियां करते हैं। तो आपको औपचारिक पत्र में हमेशा विषय लिखना है, जैसे बीमारी के कारण 3 दिन के अवकाश है तो प्रार्थना पत्र। तो आप इस तरह से शुरुआत करेंगे। महोदय जी, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। कल रात से मुझे तीव्र ज्वर यानी बुखार आ रहा है। डॉक्टर ने मुझे पूर्ण विश्राम करने की सलाह दी है। इस कारण मैं दिनांक, आप जिस तारीख को आप छुट्टी ले रहे हो से जिस तारीख तक लोगे तक विद्यालय उपस्थित होने में असमर्थ रहूंगा, कि मैं उपस्थित नहीं विद्यालय नहीं आ सकता, इसलिए आप मुझे 3 दिन का अवकाश दीजिए। ठीक है, प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी। ठीक है, धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र, फिर आप अपना नाम लिखेंगे, कक्षा 7वीं लिखेंगे, फिर आपका रोल नंबर अनुक्रमांक जो होगा आप वो लिखेंगे। इस तरह से आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है बेटे, उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न पत्र समझ में आ गया होगा और आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से आपको प्रश्न पत्र को हल करना है। अगर आपके लिए उपयोगी है रहा ये वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको किसी और विषय पर, आपके किसी पार्ट से रिलेटेड कोई भी समस्या है या किसी पार्ट को आप समझना चाहते हैं, अपनी पुस्तक का, मल्लार का या व्याकरण का कोई टॉपिक समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट करिए, हम उस पर आपको वीडियो बनाकर आपके सामने आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। अगली वीडियो में बेटे जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।